हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जी के दोस्त में। दोस्तों, आज है 25 जून 2021 और 25 जून से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। तो आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी क्यूबा या फिर ऑप्शन डी कोस्टा रिका। किस देश ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्पेन। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। 13 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल ने 3 जून 2021 को अपना 35वां जन्मदिन मनाया। कब मनाया? 3 जून 2021 को। और ये फ्रेंच ओपन के 13 बार के विजेता हैं। रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने राफेल नडाल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल के जन्मदिवस को राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की? तो रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने। राष्ट्रीय टेनिस दिवस का उद्घाटन 3 जून 2022 को होगा। कब होगा? 3 जून 2022 को। और 3 जून 2022 के पश्चात हर वर्ष राफेल नडाल का जन्मदिवस राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, पुस्तक हब्बा खातून जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी वीना मलिक, ऑप्शन सी काजल सूरी या फिर ऑप्शन डी अरविंद पनगड़िया। पुस्तक हब्बा खातून जिसका हाल ही में विमोचन किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी काजल सूरी। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस पुस्तक का विमोचन अरविंद घोष द्वारा किया गया। पुस्तक हब्बा खातून का विमोचन अरविंद घोष द्वारा किया गया। हब्बा खातून को द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर की मानद उपाधि से भी जाना जाता है। हब्बा खातून को द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक संजना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि पुस्तक हब्बा खातून का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो संजना प्रकाशन द्वारा। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने सिल्वर लाइन परियोजना शुरू की? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत के किस राज्य ने सिल्वर लाइन परियोजना शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। सिल्वर लाइन परियोजना एक सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य की उत्तरी एवं दक्षिणी छोर के मध्य यात्रा के समय को कम करना है। केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य के उत्तरी एवं दक्षिणी छोर के मध्य यात्रा का समय कम करना है। वर्तमान में उत्तरी एवं दक्षिणी छोर के मध्य की दूरी को रेलवे द्वारा तय करने में 12 घंटे लगते हैं। इस परियोजना द्वारा यह दूरी तय करने में मात्र 4 घंटे लगेंगे। केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 63,941 करोड़ रुपए है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत कितनी है? तो 63,941 करोड़ रुपए। यह रेलवे लाइन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। केरल के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाने वाली रेलवे लाइन केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इस परियोजना का क्रियान्वयन केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि केरल की सिल्वर लाइन परियोजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो केरल रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में जारी सदी के सबसे परोपकारी लोगों की पहली सूची में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी अजीम प्रेमजी,
ऑप्शन सी अनिल अंबानी या फिर ऑप्शन डी जमशेदजी टाटा। हाल ही में जारी सदी के सबसे परोपकारी लोगों की पहली सूची में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जमशेदजी टाटा। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। इस सूची में दुनिया के 50 सबसे उदार लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को? दुनिया के 50 सबसे उदार लोगों को शामिल किया गया। हुरून रिसर्च एवं एडलगिव फाउंडेशन द्वारा संकलित शीर्ष 10 की सूची में यह एकमात्र भारतीय है। कौन? जमशेदजी टाटा शीर्ष 10 में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 50 वैश्विक परोपकारियों की इस सूची में एक अन्य भारतीय विप्रो के पूर्व अध्यक्ष अजीम प्रेमजी शामिल है, जिनको सूची में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि हाल ही में जारी की गई पहली परोपकारी सूची में भारत की ओर से शीर्ष स्थान जमशेदजी टाटा ने प्राप्त किया, तो दूसरा भारतीय कौन थे और उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया, ये आपको पता होना चाहिए। वो थे अजीम जी प्रेम जी और उनको 12वां स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुरजीत कौर, ऑप्शन बी नवजोत कौर, ऑप्शन सी रानी रामपाल या फिर ऑप्शन डी शर्मिला देवी। ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रानी रामपाल। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम के 16 सदस्य हैं। ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम में 16 सदस्य हैं। 16 सदस्यीय ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि ओलंपिक बाउंड भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? रानी रामपाल को। और ओलंपिक बाउंड भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? मनप्रीत सिंह को। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते चलिए। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी पाकिस्तान। किस देश ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र विकसित करने के लिए चीन के साथ समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह केंद्र वर्ष 2035 तक विकसित किए जाने का अनुमान है। कब तक? वर्ष 2035 तक। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान या फिर ऑप्शन डी फिजी। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फिजी। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। यह समझौता हस्ताक्षर की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए वैध रहेगा। फिजी के साथ कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु किया गया समझौता हस्ताक्षर की तारीख से 5 साल की अवधि तक वैध रहेगा। तो दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 21 जून को, ऑप्शन बी 22 जून को, ऑप्शन सी 23 जून को या फिर ऑप्शन डी 24 जून को। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 23 जून को। तो दोस्तों इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 की थीम थी भविष्य की लोक सेवा का नवाचार, एसडीजी तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए एक नए सरकारी मॉडल। इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस दिवस की थीम क्या थी। तो इसी तरह पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2021 की थीम क्या थी?
तो भविष्य की लोक सेवा का नवाचार, एसडीजी तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य उन लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करना है जो लोक सेवाओं में हैं और देश की सेवा या सेवा कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संजय शर्मा, ऑप्शन बी वीपी रेड्डी, ऑप्शन सी अभिषेक चौहान या फिर ऑप्शन डी मुनीश्वर नाथ भंडारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। ये 26 जून 2021 से अपना पद संभालेंगे। मुनीश्वर नाथ भंडारी इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पद 26 जून 2021 से संभालेंगे। इन्होंने न्यायाधीश संजय यादव का स्थान ग्रहण किया है, यानी कि इनसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय यादव थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पूछा जा सकता है कि मुनीश्वर नाथ भंडारी से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजय यादव। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश किस उम्र में जाकर सेवानिवृत्त होते हैं। तो 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। देश के प्रधान न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में खेली गई पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑप्शन डी श्रीलंका। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, इस सवाल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेली गई पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना गया? तो न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को। न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए, यानी कि जो फाइनल मुकाबला हुआ था उसमें प्लेयर ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को चुना गया। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019 में शुरू हुई और उसका फाइनल 2021 में खेला गया। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहला स्थान न्यूजीलैंड का, दूसरा भारत का और तीसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया का रहा। पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेली गई पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला या फाइनल मैच कहाँ खेला गया, किस स्टेडियम में खेला गया? तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में रोज बाउल स्टेडियम में खेला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।